भारत के अलग मैप पर आते हैं, डोंट वरी। तो हमने कहा जब आबादी की बात होती है तो विश्व में क्या है, दूसरे नंबर पर है, विश्व में दूसरे नंबर पर, चाइना के बाद दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी आबादी वाला देश है ये भारत, ठीक। और विश्व की समस्त आबादी का, विश्व की कुल आबादी का, जो कि आप देखिए कि 7 अरब से अधिक हो गई, 2012 में 7 अरब हो गई, ठीक है। आबादी बढ़ने का क्रम आप जान रहे हैं, विश्व की आबादी में बड़ी तेजी से जो है वृद्धि आप देखें। 1830 में आबादी करीब 1 अरब थी, 1930 में 2 अरब हो गई, ठीक है, यानी 100 साल में बढ़ी। फिर 1930 के बाद 1960 में, ठीक है, 3 अरब हो गई। मतलब देखिए बढ़ने का दर कैसे है, 1960। फिर आप आगे देखेंगे 1975, 15 साल ही लगा, 4 अरब हो गई। फिर उसके बाद जो है 75 के बाद 87, 1987, ठीक है, 5 हो गई। 87 के बाद आप देखिए, ठीक है, 99 जाते जाते, 87 के बाद 99, फिर 12 साल में क्या है, 6 हो गई। और फिर जो है करीब 12-13 साल में 2012 में आप देखते हैं 7 अरब हो गई। तो आप देखिए 7 अरब अभी धीरे धीरे 8 अरब के करीब बढ़ रही है। तो उसमें आप देखिए भारत की कुल आबादी में, विश्व की कुल आबादी में भारत का हिस्सा आप जानते हैं वर्तमान में लगभग 17.5 या 17.7% के आसपास है। तो आबादी की बात आ रही है तो आप देख रहे हैं कि विश्व की आबादी का 17.5% भाग भारत जो है धारण करता है। लेकिन जब भूखंड की बात आती है तो आप कहते हैं केवल 2.4% हिस्सा ही भारत के पास है। तो इसका मतलब भारत के संसाधनों पर दबाव किस हद तक है, ये आप विश्लेषण कर सकते हैं। और ये भी आप कह सकते हैं कि आने वाले समय में अगर ये आबादी को अगर नियंत्रित नहीं किया गया तो बहुत सारी समस्याएं क्या है, उत्पन्न होंगी। चलिए, तो ये है। अब आइए थोड़ा भारत के पर्टिकुलर मैप को स्पेशल उसमें आप देखते हैं। अब यहां जैसे आप देख रहे हैं, इसको ध्यान से देखिएगा, देख पा रहे होंगे, यहां देखिएगा इसको, ठीक है। तो एक एक करके चीजों को समझिए, देखिए और सीखिए, ठीक है। जैसे जैसे हमने कहा आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे जटिलताएं और आएंगी, विश्लेषण और सामान्य से सरल से लेकर कठिनतम की तरफ हम लोग बढ़ेंगे और सभी पक्षों को क्या है इस प्रकार से देखेंगे कि फिर आपको कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। और भारत के भूगोल से आपके जो भी प्रश्न हैं, ठीक है, जो भी एग्जाम आपके हैं उसमें क्या है, ठीक है, खासकर प्रीलिम्स के स्तर पर आपको एक अच्छी खासी जानकारी आपको उपलब्ध हो जाएगी। अब देखिए ये भारत है, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ टोटल आप देखिए भारत में जब हम बात करते हैं तो आप कहते हैं वर्तमान में टोटल कितने, 28 राज्य भारत में, क्या कहते हैं आप, ठीक है। भारत क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। तो भारत क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट है, पूरा राज्यों का एक। आप देखिए अब इसमें भारत में 28, वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो भारत की संरचना अगर आप देखें तो भारत में हमने कहा भारत में वर्तमान में 28 राज्य और, ठीक है, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आप जानते हैं कि जम्मू और कश्मीर JNK को, ठीक है, राज्य के दर्जे से हटाकर 2 अलग अलग टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, जिसमें आप देख रहे हैं एक जम्मू एंड कश्मीर, इसको आप देख पा रहे हैं, जम्मू और कश्मीर जो कि पंजाब, हिमाचल और लद्दाख से लगा हुआ है, और एक अलग टेरिटरी लद्दाख बना दिए हैं, ठीक है, लेह लद्दाख अलग टेरिटरी, जो कि वर्तमान में आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से क्या है, 2 भारतीय राज्यों से क्या है लगा हुआ है, ठीक। यहाँ आप देखिए, जो आप देखिए इधर दमन दीव, दादरा नगर हवेली, इनको आप देखिए पूरी तरह से एक ही क्या है, इसको मिलाकर एक ही यूनियन स्टेट, यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। तो यहाँ आप देख रहे हैं दादरा नगर हवेली और दमन दीव, हमने कहा इनको एक ही संयुक्त कर दिया गया है, एक ही यूनियन टेरिटरी। तो कुल वर्तमान में टोटल क्या 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है, भारत में। इसको आपको ध्यान में रखना है। अब इसमें देखेंगे बहुत सारे तटीय हैं, बहुत सारे क्या है लैंडलॉक्ड हैं, ठीक है। किन किन राज्यों से किन किन जो है आबादी कहाँ कहाँ किससे जुड़ा हुआ है, सबको एक एक करके क्या है हम लोग देखेंगे। लेकिन उससे पहले आइए हम लोग थोड़ा भारत के भौतिक विस्तार पर नजर डालते हैं। देखिएगा ध्यान से, हमने आपको बताया एक दक्षिण एशिया का देश है, ठीक है, विश्व में 7वें सबसे बड़े क्रम का देश है। आपको क्षेत्रफल बताया, आबादी बताया किस प्रकार से आबादी का। देखिए यहाँ क्या है, कुछ लोग कह रहे हैं जनसंख्या के मामले में भारत और चीन का पूरी दुनिया पर दबदबा है, ठीक है, बात तो आपकी सही है, ठीक है, वो भी एक प्रकार का मानव संसाधन ही है। लेकिन ये तभी मानव संसाधन है, तभी ये जनसंख्या आपकी महत्वपूर्ण या आपके लिए सकारात्मक है जब ये उत्पादक हो, जब क्या हो, उत्पादक हो,
ठीक है, जब ये क्या है अपना योगदान दे, ठीक है, जब ये दक्ष हो, ठीक है, तो नहीं तो क्या है अगर बेरोजगार ऐसे बैठी रहेगी और कोई उत्पादकता नहीं रहेगी तो फिर ये बोझ बन जाएगी। ठीक है, आगे हम लोग जब जनगणना जब जनसंख्या पढ़ेंगे तो आप देखिए वहाँ जननांकीय लाभांश की स्थिति जो है उसको डिस्कस करेंगे, जिसमें कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत जो बहुत बड़ा प्रतिशत भारत में है उसकी बात वहाँ करेंगे। ठीक है ना, लेकिन उसका लाभ तब मिल पाएगा जब हमने कहा कि सही ढंग से रोजगार, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, या जब रोजगार प्राप्त हो पाए तभी उसको क्या है बेहतर मिलेगा। चलिए यहाँ आप देखिए, अब जब से हम बात करेंगे भारत की तो एक तो भारत ने आप देखिए एशिया महाद्वीप का देश है और एशिया में भी दक्षिण एशिया का देश है। उसके बाद अब आप देखें अगर आप इसको तो भौगोलिक तौर पर आप इसको कहते हैं कि ये उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, अगर अक्षांशीय दृष्टिकोण से देखें, अक्षांश की दृष्टि से देखें तो ये क्या है उत्तरी गोलार्ध का देश है। अक्षांश की दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध का देश है, इसको ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि आप देखिए, ठीक है, जैसे आप जानते हैं धरती ये है, ठीक है, आप जानते हैं बीचों बीच ये देखिए जो धरती को धरा तो पृथ्वी को लगभग 2 बराबर भागों में, एक क्षैतिज रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है उसे आप क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं, अक्षांश रेखा। इसी के आप देखिए पैरेलल, इसी के पैरेलल 1-1 डिग्री के अंतर पर 90 इधर रेखाएं और 90 इधर, ठीक है, तो खींची जाती हैं, जिसको आप अक्षांश। 0 डिग्री के जो उत्तर में है वो उत्तरी गोलार्ध और इधर जो दक्षिण में स्थित देश होंगे वो दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है इस प्रकार से आप यहाँ देख सकते हैं, ये आप देखिए भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो आप देखिए 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर यहाँ आप देखिए 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच। तो ऑलमोस्ट ये 30 डिग्री का, ऑलमोस्ट 30 डिग्री का ये क्या है एक्सपेंशन, विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार है, जिसको आप देख सकते हैं। तो भारत में हमने क्या कहा कि चूंकि भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक एक क्या है विस्तृत है, तो इस प्रकार से भारत उत्तरी गोलार्ध का देश है। क्या है? उत्तरी गोलार्ध का देश है, जैसे आप देख सकते हैं। ये बात हम कर रहे हैं, ये आप देखिए मुख्य भूमि की, ये भी याद रखिएगा, मुख्य भूमि की बात कर रहे हैं, यानी कन्याकुमारी जो दक्षिणतम आपका बिंदु है मुख्य भूमि पर। तो मुख्य भूमि पर दक्षिणतम जो बिंदु आप देख रहे हैं वो कन्याकुमारी है, मुख्य भूमि पर दक्षिणतम। लेकिन आप जानते हैं चूंकि हमारे पास बे ऑफ बंगाल में, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी है। तो अंडमान, जिसमें आप देखेंगे आगे हम लोग अलग से चर्चा करेंगे, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, वैसे ही कार निकोबार, ग्रेट निकोबार। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, अंडमान को निकोबार को 10 डिग्री चैनल यानी 10 डिग्री अक्षांश रेखा अलग करती है। तो इसका विस्तार और दक्षिण से प्रारंभ हो जाएगा लगभग 6 डिग्री 4 मिनट से ही, यानी अगर हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह के विस्तार को देखें तो लगभग 6 डिग्री और 4 मिनट, ठीक है, उत्तरी अक्षांश से ही प्रारंभ हो जाता है। तो एक प्रकार से आप कह लीजिए कि ये 8 डिग्री 4 मिनट इधर मुख्य भूमि वाला, उसकी तुलना में लगभग 2 डिग्री पहले 6 डिग्री, ठीक है, 6 डिग्री 45 मिनट या 6 डिग्री आप 4 मिनट कहिए, ठीक है, से शुरुआत इसकी हो जाती है। ठीक है, इसको याद रखिएगा यहाँ। तब हम इसीलिए कहते हैं कि भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है, वो आप कहते हैं कि इंदिरा पॉइंट, जो ग्रेट निकोबार पर स्थित भारत का दक्षिणतम बिंदु, जिसको आप इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं, जो माना जाता है कि 2004 में जो सुनामी आई थी उसमें सबमर्ज्ड हो गया था, काफ़ी क्या है निमज्जित हुआ। खैर उसकी बात अलग है, लेकिन ये देखिए तो ये यहाँ से लेकर उत्तर में 37 डिग्री 6 मिनट। तो ये आप देखिए अक्षांशीय दृष्टिकोण से क्या है, इसका विस्तार क्या है, काफ़ी ज़्यादा है भारत का, लगभग 30 डिग्री का, इसीलिए विविधता भी होगी। आप ये भी जानते हैं कि अगर बात करें आप तो यहाँ से आप ये वाला जो भाग देख रहे हैं यहाँ से, ठीक है, इसके इस भाग से जो 23.5 डिग्री अक्षांश आप देख रहे हैं यहाँ, ये जो रेखा हमने बनाई है 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये आपकी कर्क रेखा है। ये कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। ठीक है, तो कर्क रेखा भारत को, ठीक है, आप देखेंगे अगर अक्षांशीय आधार पर देखेंगे, अक्षांशीय आधार पर तो लगभग बीचों बीच से 2 भाग में विभाजित करती है, जिसको हम कर्क रेखा कहते हैं, जो 23.5 डिग्री क्या है उत्तरी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को ही हम कर्क रेखा कहते हैं। और आप देख रहे हैं भारत के ये, ठीक है, गुजरात राज्य से, यहाँ कच्छ से होते हुए कच्छ पेनिनसुला, गुजरात राज्य, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ठीक है, यहाँ वेस्ट बंगाल, फिर आप देखिए त्रिपुरा और मिजोरम। तो आप
सब देख सकते हैं, 8 जो है राज्यों से, 2 इधर 2 4 6 2 8, 8 राज्यों से टोटल, ठीक है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, कुल 8 राज्यों से क्या है ये गुजरती है, ठीक है। कुल 8 राज्यों से क्या है गुजरती है। और भारत को हमने कहा अक्षांशीय आधार पर यह कर्क रेखा लगभग 2 भागों में क्या है बांटती है, इसको आप याद रखिएगा। तो भारत उत्तरी अक्षांश का देश हो गया। अब यहां आप इसको देख रहे हैं, अगर इस आधार पर देखा जाए जो ये विभाजन है, तो याद रखिएगा, जैसे अगर इसमें आपको बताएं तो याद रखिएगा ये जो क्षेत्र होता है यानी 0 डिग्री से 23.5 डिग्री, 0 डिग्री से 23.5 डिग्री वाला जो एरिया, ठीक है, ये आपका कर्क और मकर, इधर दक्षिण में मकर, ये उत्तर में कर्क, ये आपका उष्णकटिबंध कहलाता है। यानी 0 से 23.5 डिग्री इधर वाला है उत्तर में। अब देखिए तो इसका मतलब भारत का यानी ये जो यहां से पूरा आप देखिए राज्य है, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्रा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ठीक है, गुजरात का एक बड़ा हिस्सा, मध्य प्रदेश जो आप देख रहे हैं इधर, बाकी झारखंड का दक्षिणी और पश्चिम बंगाल का दक्षिणी और त्रिपुरा, मिजोरम, यानी जो ये कर्क रेखा से दक्षिण का भाग है भारत का, वो अगर आप देखें तो सैद्धांतिक तौर पर क्या है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का हिस्सा है। किसका है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का हिस्सा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का हिस्सा है। तो इन राज्यों को भी आप देख सकते हैं, ठीक, छोटी छोटी बातों को भी, राज्य को भी, किसकी स्थिति कहाँ है, लोकेशन कहाँ है, ठीक है, ध्यान से बैठाइए, दिमाग में आप एटलस लेकर भी बैठेंगे, ठीक है। कल से आप देखेंगे, ठीक है ना, कल से आप देखेंगे तो कल से आप जो है एटलस लेकर भी बैठेंगे, ठीक है, एटलस लेकर भी बैठेंगे। और एक बात और आपको बता दें, ये इस पूरा जो प्रोग्राम होगा इसमें आपको जो नोट्स हैं वो आपके घर पर भेजे जाएंगे, बड़ी खास बात है आपके लिए। तो जो नोट्स हैं वो आपको आपके घर पर भेजे जाएंगे। तो आप महत्वपूर्ण बातों को, लेकिन विद्यार्थी का क्या काम है कि अगर आप कोई चीज़ बताई जा रही है तो यू हैव एनफ टाइम टू राइट डाउन, आपके पास पर्याप्त समय है, आप उसको नोट कर सकते हैं। तो आपके पास समय की कमी नहीं, आप उसको नोट कर सकते हैं। बाकी हमने कहा कि बाकी नोट्स की चिंता आपको नहीं करना है, वो आपके घर पर भेजा जाएगा, इतनी सुविधा आपको प्रदान की जाएगी, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को सुनते रहिएगा, रेगुलर जुड़िए, कंटिन्यूटी के साथ रहेंगे तो धीरे 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 धीरे, मैंने कहा कि जो हज़ारों मील की जो यात्रा है वो भी एक एक कदम से चलकर पूरी होती है। तो पहले ही दिन ही आप पूरा सफ़र तय नहीं कर लेंगे, धीरे धीरे चीज़ों को आगे बढ़ेंगे तो पाएंगे। तो इस प्रकार से हमने कहा कि ये आप देख रहे हैं कि दक्षिणी जो भाग है वो आपका आ जाएगा उष्णकटिबंध क्षेत्र के अंतर्गत। वैसे देखेंगे फिर यहाँ जो है 23.5 से ये मान लीजिए 66.5 डिग्री, जो 66.5 डिग्री की अक्षांश रेखा है, तो 23.5 से 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा के बीच का हिस्सा आता है शीतोष्ण में। किसमें आता है? शीतोष्ण कटिबंध में आता। तो इस हिसाब से कर्क रेखा से जो उत्तर वाला हिस्सा है भारत का, और 37 डिग्री 6 मिनट तक पूरा, यानी वो किसका हिस्सा बनना चाहिए? शीतोष्ण कटिबंध का। लेकिन आप ये भी ध्यान रखिएगा कि भारत की जो जलवायु काफ़ी उत्तर वाली, काफ़ी मॉडिफाइड, ये अगर आप देखें तो जैसे उत्तर में भारत के जो आगे फिजिकल मैप से आपको बताएंगे, जो आप देखिए लद्दाख से लेकर लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, इधर आपका देखिए पूरा अरुणाचल, ये जो आपका उत्तरी भागों में, इन उत्तरी राज्यों में, ठीक है, इन उत्तरी राज्यों में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल, इन उत्तरी राज्यों में जो हिमालय का विस्तार आप पूरब से पश्चिम देख रहे हैं, लगभग 2400 से 2500 किलोमीटर की लंबाई में, इनकी वजह से, और चूंकि आप जानते हैं कि ये वलित पर्वत हैं, नवीन वलित पर्वत हैं, ठीक, इनकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा है। जैसे ग्रेटर हिमालय आप देखेंगे, ग्रेटर हिमालय, महान हिमालय, उसकी औसतन ऊंचाई लगभग 6100 मीटर है। द एवरेज हाइट ऑफ ग्रेटर हिमालयाज, ठीक है, इस कितना है? 6100 मीटर। तो ऊंचाई ज़्यादा होने की वजह से आप देखिए दो चीज़ें होती, एक तो इधर देखिए उत्तर में जो साइबेरिया की हवाएं ठंडी हैं वो भारत में प्रवेश नहीं कर पाती, या उतना ज़्यादा उनका यहाँ प्रभाव नहीं होता। दूसरे, इधर से जो मानसून आएगा उसको भी ये रोकेंगे, दक्षिण से जो मानसून आएगा उसको हिमालय रोकेगा। और ये जो जलवायु है यानी उत्तर भारत की, वो उसको काफ़ी मॉडिफाई कर देता है। तो इसलिए उत्तर वाली कर्क रेखा से लेकर इधर वाली जो जलवायु उत्तर की है वो पूरी तरह शीतोष्ण न होकर क्या है, उपोष्ण टाइप की हो जाती है। कैसी हो जाती है? उपोष्ण टाइप की हो जाती है। और वहाँ आपको सीजनल चेंज, ऋतुवत परिवर्तन क्या है देखने को मिल सकते हैं। वहाँ आपको ऋतुवत परिवर्तन यानी ऋतुओं के अनुसार सीजनल चेंज, ऋतुवत परिवर्तन आपको दिखाई दे सकते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा इसको, बाकी इसके बारे में विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। अब अगर उसी हिसाब से दूसरे आप देखें कि अगर आप देखें, बात करें
अब यहां देखिए, इसके आधार पर नेक्स्ट अगर हम लोग अक्षांशीय आधार पर बांटेंगे, देशांतरीय स्तर पर आधार पर, तो अगर देशांतरीय आधार पर हमने कहा बांटें, देशांतर आधार पर बांटें तो आप जानते हैं जैसे ये उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, गोलाकार पृथ्वी जो भौम्याकार पृथ्वी है जिसको हम जियोइड शेप्ड कहते हैं, कहने के लिए ऐसे आप गोलाकार कहेंगे, लेकिन ठीक है, लेकिन जो आपका हमने कहा कि जियोइड शेप्ड भौम्याकार पृथ्वी आपकी है, तो उसमें आप जानते हैं जो उत्तरतम बिंदु ये उत्तरी नॉर्थ पोल आप कहते हैं, ये आप कहते हैं साउथ पोल, और इनको जो मिलाने वाली ये लंबवत देखिए आपकी रेखाएं हैं जो वृत्त की तरह कुल 360 डिग्री, एक एक डिग्री के अंतर पर जो लंबवत आप देखिए वर्टिकल ये जो है उत्तर और दक्षिण ध्रुवों को मिलाते हुए ये खींची गई हैं, इनको आप क्या कहते हैं, इनको आप कहते हैं देशांतर रेखा। क्या बोलते हैं, देशांतर रेखा। तो अगर भारत का देशांतरी विस्तार देखा जाए तो आप इधर देखिए, इधर से यानी सुदूर पश्चिम गुजरात कच्छ का जो एक छोर है, इधर सर क्रीक एरिया देखिए, सर क्रीक ये जो विवाद का देखिए विषय है इधर भारत पाकिस्तान के बीच, ठीक है, सर क्रीक वाला हिस्सा बताएंगे आप। तो अगर भारत का एकदम पश्चिमी भाग देखें इधर, तो ये जो है आप देखिए करीब 68 डिग्री और 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर, भारत का देशांतरी विस्तार लगभग हमने कहा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर इधर अगर आप आएंगे तो एकदम जो सुदूर पूर्व वाला भाग अरुणाचल का एकदम पूर्वी हिस्सा, ये क्या है आपका 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट। डिग्री आप जानते हैं 1 डिग्री में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो जो डिग्री लिखा है इसका मतलब एक कंप्लीट जो आप देखिए उसमें 60 मिनट हैं तब वो एक डिग्री बना, और हमने कहा जो मिनट है 1 मिनट में क्या है 60 सेकंड। तो इस प्रकार से आप देखिए कि यानी जो देशांतरी विस्तार है भारत का वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर गुजरात के पश्चिमी छोर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर अरुणाचल के पूर्वी छोर तक है। तो ये भी ऑलमोस्ट क्या है, ऑलमोस्ट ये भी 30 डिग्री के आसपास आप देख पा रहे हैं। और ये जो आप विस्तार देख रहे हैं ये आपका जो विस्तार है ये पूर्वी देशांतर के अंतर्गत है। इसीलिए आप क्या कहते हैं कि भारत अगर देशांतर के हिसाब से देखें तो पूर्वी गोलार्ध का देश है। भारत क्या है, पूर्वी गोलार्ध, अक्षांशीय दृष्टिकोण से उत्तरी गोलार्ध और देशांतरी दृष्टिकोण से पूर्वी गोलार्ध का क्या है, हिस्सा है। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अब इसमें आप देखिए कि जो ये वाला आप देख रहे हैं, जो ये जो एकदम जो ये वाला पॉइंट है यानी गुजरात का एक गांव है जो एकदम भारत का सुदूर पश्चिमी भाग है। ठीक है, ये जो आप इसको देखेंगे गुहर मोती, ठीक है, GUHARMOTI, इसको क्या कहते हैं, गुहर मोती, गुहर मोती, गुहर मोती। ठीक है, एक गांव है राजस्थान, इसका गुजरात का एक गांव है। तो सुदूर जो आप देख रहे हैं ये पश्चिमी जो बिंदु ये गुहर मोती है गुजरात में। वैसे ही आप देखिए सुदूर जो आपका पूर्वी भाग है वो अरुणाचल का जो है क्या है, किबुथु। ठीक है, पूनम सिंह चपटाकार, या भारत का जो आकार है वो भी बताएंगे, एकदम परेशान ना, वो चतुर्भुजाकार है। ठीक है ना पूनम जी, भारत का आकार चपटाकार ने क्या है, भारत एक चतुर्भुजाकार है, दिखाई दे रहा होगा। यहां से इसको मिलाओ, यहां से ये दक्षिण भाग को, ये पूरा भारत का देखिए चतुर्भुजाकार है। भारत कैसा है, चतुर्भुजाकार है, भारत का आकार चतुर्भुजाकार है, इसको ध्यान में रखिएगा। दक्षिण का जो आकार प्रायद्वीप का है वो त्रिभुजाकार है, दक्षिण का जो आकार है वो त्रिभुजाकार है। और अगर समस्त अगर संदर्भ में देखें तो वो क्या है, भारत का आकार चतुर्भुजाकार। तो आप देखिए ये पूर्वी पश्चिमी बिंदु गुहर मोती और पूर्वी मैंने कहा किबीथु, कहाँ, किबीथु, अरुणाचल प्रदेश का किबीथु। ये जो टोटल लंबाई आप देखेंगे पूरब पश्चिम, ये करीब 2933 किलोमीटर की आपकी लंबाई है। जब हम पूरब पश्चिम लंबाई की बात करते हैं तो इट इज़ अबाउट 2933 किलोमीटर। ठीक है, ईस्ट वेस्ट जो पूरब पश्चिम लंबाई है ये आप इतनी बात करते हैं। जबकि हमने कहा जैसे पहले ही बताया कि आप ये जो लद्दाख का एरिया देख रहे हैं, जो मैंने पॉइंट किया है लद्दाख, ये आपका जो है ये पर्टिकुलर एरिया, ठीक है, आगे बात करेंगे LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LOC लाइन ऑफ, ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल, इन सब की बात करेंगे। तो अभी देखिए लद्दाख का जो उत्तरी हिस्सा आप देखिए, तो भारत का उत्तरतम बिंदु, ठीक है, क्या कहते हैं आप इसको, आप कहते हैं, ठीक है, इसको आप कहते हैं जो उत्तरतम बिंदु है। ठीक है, ये आप इंदिरा कोल के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं आप, इंदिरा कोल, इंदिरा
कोल, इंदिरा कोल, ठीक है, इंदिरा कोल, इंदिरा कोल, इसको आप देखिए इंदिरा कोल के नाम से आप इसको जानते हैं, एकदम उत्तरतम जो बिंदु। और आप देखिए जो मुख्य भूमि का दक्षिणतम है, मुख्य भूमि बात कर रहे हैं, कन्याकुमारी, केप कोमोरिन भी इसको कहते हैं, कन्याकुमारी, केप कोमोरिन, केप कोमोरिन, ठीक है, केप कोमोरिन, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी कहाँ है आपका? तमिलनाडु का भाग है। किसका है? तमिलनाडु का भाग है। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, केरल, तमिलनाडु का भाग है, ठीक है, ठीक है। विवेकानंद स्मारक आप देखेंगे, आगे बढ़ेंगे, विवेकानंद स्मारक मेमोरियल होगा, ठीक। तो खैर, तो ये जो है आपका, देखिए अब जब उत्तर दक्षिण हम लोग बात करेंगे, उत्तर दक्षिण दूरी, तो ये 3214 किलोमीटर, इट इज अबाउट 3214 किलोमीटर, ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट द नॉर्थ साउथ डिस्टेंस। तो उत्तर दक्षिण दूरी की बात करते हैं, हमने कहा तो इंदिरा कोल उत्तरतम बिंदु, दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी। वैसे आपको बताया भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, दक्षिणतम बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट कहाँ है? ग्रेट निकोबार पर, ग्रेट निकोबार पर, ठीक है, ग्रेट निकोबार पर है, ठीक है। आदित्य नोट्स आपको भेजे जाएंगे। बाकी क्लास में जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो तो इतना समय रहेगा कि आपको बोला जाएगा, उसको आप देखते जाइएगा, ठीक है ना, उसको आप नोट करने का समय रहेगा, जो महत्वपूर्ण बातें, ठीक। बाकी आपको नोट्स घर पे भेजा जाएगा, ठीक है। उत्तर मिल गया आपको? हाँ, मैप में भी दिखाएंगे, हर चीज़ दिखाएंगे, परेशान ना हो। अभी आप एक एक करके एक साथ सब नहीं देखो, सब देखोगे। अभी जब हम लोग भौतिक विभाजन करेंगे, अभी ये सामान्य परिचय की बात कर रहे हैं, सुग्रीव कुमार अभी बात कर रहे हैं, ठीक है, अभी बात कर रहे हैं सामान्य बात की, ठीक है। जब हम लोग अभी एक एक करके अलग अलग भौतिक विभाजन करेंगे ना, तो आपको हिमालय में, हिमालय के अलग अलग भाग को आपको दिखाएंगे, द्वीप समूह के भी अलग अलग भाग को दिखाएंगे, ठीक। तो आप थोड़ा सा धैर्य धारण करिए, बिना धैर्य के कुछ नहीं होगा। चलिए, तो ये आप देख रहे हैं, ये इस प्रकार से आकार हमने कहा चतुर्भुजाकार हो गया। आकार कैसा हो गया? भारत का चतुर्भुजाकार है, आप देख पा रहे हैं। हमने कहा जो इसकी जलवायु है वो कर्क रेखा से दक्षिण वाली जो आपने देखा किस प्रकार की जलवायु है, उष्णकटिबंधीय है। कर्क रेखा से उत्तर क्या? उपोष्णकटिबंधीय। लेकिन जो आप देखेंगे जो ग्रेटर हिमालयाज हैं, जो रीजन है हमारे, यानी उत्तरी, अलग अलग प्रकार का है। जैसे आप देखेंगे, आगे हम लोग बात करेंगे कि जो ये जो आपका हिमालय है, हिमालयन क्षेत्र, इसमें भी आपको जो है यहाँ आपको शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु और शीत कटिबंधीय दोनों प्रकार के प्राप्त होंगे। तो आपको शीतोष्ण और शीत कटिबंधीय दोनों प्रकार की जलवायु प्राप्त होंगी। और इसमें भी बड़ा मॉडिफिकेशन होगा, इसमें भी आप देखिए मॉडिफिकेशन होगा कि ये जो इधर वाली जलवायु है, ध्यान दीजिएगा, जो पूर्वी हिमालय की जलवायु है, जैसे अरुणाचल की हिमालय की अरुणाचल जो प्रदेश के हिमालयी जो जलवायु है वो जो है, ठीक है, वो इसमें जो है, ठीक है। निधि कुमारी सर बीपीएससी में काम आएगा। अरे भाई पढ़ाई कहाँ नहीं काम आएगी, ठीक है। पढ़ाई क्लास कितने बजे चलती? यही 7 से 8:30, क्लास 7 से 8:30 के बीच होगी। और पढ़ाई सब जगह काम आती है, ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं, सब जगह काम आएगा। चलिए, हाँ, ज्योग्राफी कंप्लीट कराएंगे। बाकी अन्य विषयों को अन्य शिक्षक, अलग अलग शिक्षक पढ़ाएंगे विषय, ठीक है। चलिए, तो हमने कहा ये देखिए अलग, अरुणाचल की अलग होगी, यहाँ इस प्रकार की अलग होगी। तो हिमालयी क्षेत्रों में भी ऐसा नहीं है कि जो जलवायु लेह लद्दाख में होगी वही जलवायु आपकी अरुणाचल में होगी। अलग अलग प्रकार का क्या होगा, अलग अलग, ठीक है। हाँ, अभी तो क्लास चल रही है, चलेगी कृतिका, क्लास चलेगी, अभी आप देखिए, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार की जलवायु होगी, इसको भी आपको क्या है ध्यान में रखना होगा, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। चलिए, अब बात करते हैं इसकी, बाकी अलग से चर्चा करेंगे ही हम। अब हमने कहा अभी हम सामान्य परिचय को देख रहे हैं, अभी बहुत सारी चीजें। अब हमने कहा अगर देखें तो भारत में जो है, जो आप देखिए यहां भारत का जो समय है, जिसको हम IST बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय। तो जो भारतीय मानक समय है, भारतीय जो मानक समय है IST, जिसको आप कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, वो आप जानते हैं कहां से लिया गया है? वो आपके लिया गया है, ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। कहां से लिया गया है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। आप देखिए इस प्रकार से ऐसे ही जाएगा, ठीक है।
ये 82.5 डिग्री, 82 डिग्री, 82.5 डिग्री, ठीक है। अब इसको देखें ऐसे, साढ़े 82 डिग्री ईस्ट देशांतर से। तो भारत का जो मानक समय है वो 82.5 डिग्री पूर्व जो है देशांतर से लिया गया है, ठीक है ना। और जाहिर सी बात है ये ऑलमोस्ट आप देखें, जैसे भारत का हमने कहा कि ये पूरब पश्चिम जो देशांतरी विस्तार है वो लगभग 30 डिग्री का है, तो दोनों के लगभग मध्य भाग से, लगभग दोनों के मध्य से, यानी 30 डिग्री अगर विस्तार है देशांतरी भारत का, तो लगभग मध्य से यानी लगभग 15 डिग्री दोनों के बीच से, यानी 82.5 आप देखें, ठीक है। तो आप देखें जैसे, तो 82.5 डिग्री पड़ता है मध्य भाग में, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से भारत का मानक समय लिया गया है। मानक समय आप जानते हैं किसी देश का क्या है, एक माना हुआ समय होता है, ठीक है। एक होता है स्थानीय समय, लोकल, जैसे आप कहते हैं ना कि जब सूर्य की किरणें लंबवत होती हैं तो वह 12 बजता है, तो जाहिर सी बात है कि 360 डिग्री का देशांतर एक समान, जैसे मान लीजिए पृथ्वी गोल है, ये सूर्य है, समझिए सूर्य है, पृथ्वी घूम रही है, तो 360 डिग्री यानी प्रत्येक देशांतर पर एक साथ एक समान तो सूर्य की किरणें पड़ेंगी नहीं, तो वो अलग अलग समय होगा, उसको आप कहते हैं लोकल टाइम, स्थानीय समय। लेकिन क्या है, कोई भी देश अपनी सुविधा के लिए, चूंकि भारत का देशांतरी विस्तार लगभग 30 डिग्री का ही है, यानी कुल मिला कर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए इसने एक मानक समय माना। 0 डिग्री आप जानते हैं मानक समय, समय क्या है, देशांतर से ही लिया जाता है। 0 डिग्री कहाँ है, ग्रीनविच रेखा जिसको आप कहते हैं, जो कि लंदन से गुजरती है, ठीक है, वो क्या है, मुख्य मानक समय है। तो उसकी तुलना में क्या है, 15 डिग्री देशांतर पर, ध्यान दीजिएगा, 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटा समय क्या है, परिवर्तित होगा। तो अगर ग्रीनविच से कोई देशांतर पूरब की तरफ स्थित है तो उसमें समय क्या होगा, आगे बढ़ेगा ग्रीनविच से। और ग्रीनविच यानी लंदन ग्रीनविच जो है उसके, अगर आप उससे देखेंगे पश्चिम में कोई देशांतर स्थित होगा तो समय क्या होगा, प्रत्येक 15 डिग्री पर 1 घंटा क्या होगा, पीछे होगा। तो इस प्रकार से अगर 0 डिग्री यानी ग्रीनविच के तुलना में देखें तो भारत का समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है। तो कुल आप कहेंगे इसका मतलब क्या, जैसे मैंने कहा एक जो है 15 डिग्री पर 1 घंटे का अंदर, तो आप कहिए 15 गुणे 5 75 हो गया, यानी 5 घंटा और 7.5 ये कहिए। तो भारत का जो समय है मानक समय, वो ग्रीनविच समय से इसीलिए आप कहते हैं 5.5 घंटा आगे, क्या कहते हैं, 5.5 घंटा जो है आगे। तो जो ग्रीनविच समय है, ठीक है, ग्रीनविच जो समय है उसकी तुलना में भारत का मानक समय 5.5 घंटा आगे है, ठीक है, क्योंकि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया। और ये आप जो देख रहे हैं इसको आप कहते हैं प्रयागराज, इलाहाबाद में नैनी के पास से, इलाहाबाद प्रयागराज में नैनी के पास से आप कहिए क्या है, गुजरती है, आप देखते हैं, ठीक। और इसमें, और आप देखें इसमें क्या है, ये आप इसको भी याद रखिएगा, ये मानक समय भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, ध्यान दीजिएगा। भारत, ये मानक समय आप देखिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और ये आंध्र प्रदेश, 5 राज्यों से, कितने राज्यों से, 5 राज्यों से गुजरती है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि ये जो मानक समय है ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से गुजरती है। और ये भी याद रखिएगा कि इसकी सबसे अधिक लंबाई, जो मानक समय है इसकी जो लंबाई अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा लंबाई जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य से होकर गुजरती है। तो सबसे ज़्यादा लंबाई इसकी अगर आप कहेंगे, अगर मान लीजिए कभी प्रश्न आए, तो सबसे अधिक इसकी लंबाई वो छत्तीसगढ़ से होकर, तो ये 5 आप देखिए राज्य हैं जिनसे IST यानी भारतीय मानक समय जो है रेखा, जो भारतीय मानक रेखा गुजरती है, इसी से क्या है हमारा मानक समय लिया गया है, ठीक है। तो मानक समय हमने कहा माना हुआ होता है, जैसे आप कहते हैं रशिया में जितना जिसका देशांतरी विस्तार ज़्यादा होगा उसके मानक समय उतने ज़्यादा होंगे। रशिया में आप कहते हैं 11 मानक समय है, ठीक है। तो जितने ज़्यादा जिसका देशांतरी विस्तार ज़्यादा होगा, मानक समय क्या होगा उसका उतना ही अधिक होगा, क्योंकि देशांतरी विस्तार से ही मानक समय क्या है निर्धारित होता है। ये बात समझ में आई आपको, बात समझ में आई। तो ये बातें अभी हैं। अब इसके बाद अभी बहुत सारी इसमें चर्चा बची हुई है भारत की। जैसे जब तटरेखा की बात करेंगे हम लोग, ठीक है, भारत में आप देखिए, भारत में आप तटीय राज्यों की बात करेंगे तो टोटल 9 राज्य, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, पूरब में आएंगे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये आप देख रहे हैं, ये सब राज्य क्या हैं, तटीय राज्य हैं। भारत के क्या हैं, तटीय राज्य हैं, जो मुख्य भूमि का हिस्सा भी हैं, तटीय राज्य हैं।
और अगर इस मुख्य भूमि की बात करें, ध्यान दीजिएगा, मुख्य भूमि की बात करें तो जो कुल तटरेखा आप देख रहे हैं इसमें सबसे बड़ी तटरेखा किसकी है? गुजरात की। सबसे बड़ी तटरेखा गुजरात की। और कुल तटरेखा अगर बात करें, ध्यान दीजिएगा, कुल तटरेखा जिसमें हमने कहा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और उसके साथ साथ अगर हम लक्षद्वीप, इनकी भी तटरेखा टोटल जोड़ लें तो कुल तटरेखा हमारी होती, हम कहते हैं 7516.6 किलोमीटर। 7516.6 किलोमीटर टोटल कोस्टल लाइन। ठीक है, ठीक है, कुल तटीय रेखा, कुल तटरेखा है हमारी। लेकिन जब मुख्य भूमि आपसे कोई कहे, क्योंकि इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप भी है शामिल, लेकिन अगर मुख्य भूमि आपसे कहा जाए, क्या कहा जाए? मुख्य भूमि अगर आपसे कहा जाए तो आप क्या कहेंगे? मुख्य भूमि में टोटल जो हमारी मतलब तटरेखा की टोटल लंबाई है मुख्य भूमि, वो 6100 किलोमीटर। ठीक है, जैसे हमने बताया, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्रा, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये सब जो मुख्य जो भूमि है उन टोटल मिलाकर 6100 किलोमीटर तटरेखा है। और कुल की बात करें तो 7516.6 किलोमीटर की हमारी तटरेखा है। ठीक है, और ओवरऑल अगर कुल हम बात करें, कुल जो टोटल हमारी बाउंड्री की टोटल, तो 15,200 किलोमीटर के आसपास, लगभग 15,200 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, तो आज चूंकि समय समाप्त हो रहा है और इन चीज़ों में अभी बहुत सारी चीज़ें, जैसे पड़ोसी देश हमारे कौन कौन से हैं, राज्यों की सीमाएं किसकी किससे ज़्यादा किस देश से लगती है। ठीक है, देखिए किन किन देशों से, जैसे आप देखें बांग्लादेश से सबसे बड़ी सीमा हमारी क्या है? बांग्लादेश से लगती है। सबसे कम हमारी अफगानिस्तान से लगती है। तो कुल मिला जुलाकर अभी जो और हमारे पड़ोसी जो देश हैं सीमाओं के संदर्भ में है, उनमें भी एक एक जो बारीकियां हैं, कौन लैंडलॉक्ड है, क्या स्थिति है, उसकी भी विस्तार से, साथ में भारत में आप देखेंगे जो जल रेखा है हमारी, उसको भी आपको यहीं बताएंगे। जो जल रेखा है जिसमें आप बहुत सारे इंटरनल वाटर, कॉन्टिग्यूअस वाटर जोन, ठीक है, आप उसमें जो विशेष जो है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ओपन सी, बहुत सारी बातें आप पढ़ते हैं। तो कुल मिला जुलाकर इसका भी डिस्कशन किया जाएगा। आज चूँकि समय यहीं समाप्त होता है तो आज की चर्चा इतनी ही। कल बाकी जो आगे की चर्चा है इसमें, इससे संबंधित वो आगे की चर्चा होगी। और सामान्य चर्चा के बाद फिर हम लोग आ जाएंगे भौतिक विभाजन पर, और उसमें आप देखेंगे अलग अलग, यानी पूरे हिमालयी क्षेत्र को अलग अलग बांटेंगे। उसमें हिमालय, पर्वत, घाटी, पार हिमालय, जो भी विश्लेषण है सारी चीज़ों का क्या है हम लोग एक एक करके करेंगे। तो आज के लिए समय यहीं समाप्त होता है। आप लोगों ने, ठीक है, पढ़ा, ध्यान दिया इन चीज़ों पर, तो जुड़े रहिए। अगर आपको लाभ चाहिए तो आप जुड़े रहिए। ठीक है, बहुत दिन का हम लोगों का अनुभव है, पिछले 8 साल से ऊपर हो गया पढ़ाते दिल्ली में, इतना ज़्यादा, ठीक है, बहुत कई सारे संस्थान, प्रमुख संस्थान, ठीक है, सब में जुड़े हुए हैं। आपके लिए शायद नए लग रहे हों, लेकिन हम इस फील्ड के लिए नए हैं। ठीक, आपकी नज़र में शायद नए हो सकते हैं। आप कुछ दिन जुड़े रहिए, आपको समझ में आ जाएगा हम कितने पुराने हैं। ठीक है, तो लंबा एक अनुभव रहा है, लगभग 8 साल का, यूपीएससी, यूपीपीसीएस सब में जो है प्रमुख, ठीक है, सारे चरणों का अनुभव रहा है। खैर, तो आप अगर ध्यान से जुड़ेंगे और लाभ लेना चाहेंगे तो आपको पर्याप्त लाभ मिलेगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप जुड़कर क्लास का लाभ लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि। बाकी जुड़े रहिएगा, हम लोग आगे चर्चा करते रहेंगे। धन्यवाद।